हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। मॉक टेस्ट सीरीज यहाँ चल रही है और मॉक टेस्ट में हमने दो मॉक टेस्ट अपने सक्सेसफुल कर लिए हैं। आज हमारा मॉक टेस्ट 3 होगा, लेकिन उससे पीछे पहले आई रिक्वेस्ट, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आपका स्कोर क्या आ रहा है ये आप कमेंट में आप जरूर बताते रहें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अगर इसके साथ आपका कोई सजेशन है तो आप उसको भी देते रहें। और जब आपके अच्छे-अच्छे कमेंट मिलते हैं तो वाक़ई में हम उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। एक यही चैनल ऐसा है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी कुछ दे रहा है। प्रीवियस पेपर मैंने कराए हैं, सिलेबस भी मैंने आपको पहले एक सीरीज़ कराई थी, उस सीरीज़ में मैंने पूरा करा दिया है। अगर आप पीछे जाके चैनल को देखेंगे, बीपीएससी में पूरा सिलेबस भी कराया है। और उसके बाद अब हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं, जिससे आपका पूरा सिलेबस भी अ, रिवाइज हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कितनी तैयारी आपकी है। क्योंकि अभी समय है, आप आराम से अपने उन टॉपिक्स को कर सकते हैं जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके तैयार नहीं है। जो भी हमें बातें करनी थी हमने कर लिया, बीच में कोई बातें नहीं होंगी। शुरू करते हैं आज के मॉक टेस्ट को। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानते हैं कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आपका तो इसमें कोई लॉस है नहीं। एक मशीन को किराया क्रय मूल्य पर, मतलब हायर परचेज सिस्टम पर आप मशीन खरीद रहे हैं 30,000 रुपए की। और जो कैश प्राइस, अगर उसको नगद खरीदते हैं तो वो 24,000 रुपए की है। लेकिन आप इसको इंस्टॉलमेंट में खरीद रहे हैं तो आपको 30,000 रुपए की पड़ रही है। इसका मतलब आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं इस पर? फालतू इंटरेस्ट दे रहे हैं। जो आपका 30,000 आपका तो जा रहा है इंस्टॉलमेंट में, 24 जा रहा है आपका नगद। इसका मतलब 6,000 आप इंटरेस्ट इस पर दे रहे हैं। पूछा क्या है? कह रहे हैं अगर आप इसको पेमेंट करते हैं इक्वल 3 इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में आप इसको देते हैं, तो बताइए इसकी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी, जो दूसरी किस्त होगी, उस पर ब्याज कितना होगा? क्योंकि यहाँ इंस्टॉलमेंट में खरीदा जा रहा है और सभी इंस्टॉलमेंट कैसी हैं? इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप देखिए, पहली बार तो आपका जब पहली किस्त जाएगी तो उसमें ज्यादा अमाउंट आपके ऊपर उधार होगा। पहली किस्त जाने के बाद उधार अमाउंट कम हो जाएगा, दूसरी किस्त जाने के बाद और कम हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो यहाँ इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 3:1 रेशो में, 3:1 रेशो में। तो जो इंटरेस्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर होगा वो कितना होगा? वो होगा 6,000 का 3/6। ये 6 कहां से लिखा मैंने? इन अनुपात का, रेशो का टोटल। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सेकंड किस्त। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट का क्या होगा? 2/6। थर्ड का क्या होगा? थर्ड का होगा 6,000 1/6। ठीक है। तो हमें किसका चाहिए था? ये चाहिए था। तो ये क्या आ जाएगा? 6 से 6 कट हो जाएगा, इसका मतलब 2,000। तो 2,000 आपका अमाउंट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, आगे बढ़ते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है आपके लिए, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एब 2:1 के अनुपात में प्रॉफिट बांटते हैं। स को 1/भाग के लिए प्रवेश देते हैं। स अपने अंश की ख्याति के लिए 3,000 रुपए लाता है, तो फर्म की ख्याति का कुल मूल्य कितना होगा? किसको बुला रहे हैं? ये स को बुला रहे हैं, मतलब सी को बुला रहे हैं। और सी कितना शेयर लेगा? 1/4 शेयर लेगा। और 1/4 शेयर के लिए वह गुडविल कितनी ला रहा है? 3,000 गुडविल लेकर आ रहा है। स अपनी ख्याति के मूल्य के लिए 3,000 गुडविल ला रहा है। तो देखिए, 3,000 गुडविल वो ला रहा है जब 1/4 पार्ट लेता है। और अगर वो पूरा पार्ट लेना चाहे तो कितनी गुडविल हो जाएगी? 3,000 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 की, तो ये हो जाएगी आपकी 12,000। इसका मतलब 12,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये किससे है? ये आपका पार्टनरशिप से लिया गया है क्वेश्चन, वो भी कौन सा? 12th स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन है। 12th क्लास की बुक में ये आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे कहता है साझेदार द्वारा आहरण पर ब्याज की गणना के लिए निम्नलिखित विधि का उपयोग किया जाता है। लागत विधि का, आपूर्ति विधि का, उत्पादित विधि का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका प्रोडक्ट मेथड। देखिए, एक होता है आपका एवरेज पीरियड मेथड होता है, और एक होता है आपका प्रोडक्ट मेथड, एक होता है आपका सिंपल मेथड। तो यहाँ आपको ये कुछ नाम दिए नहीं गए थे, ठीक है, लेकिन क्या दिया गया था? यहाँ पर केवल प्रोडक्ट मेथड दिया हुआ था, तो हम इसी को प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट उत्पाद नहीं है, उत्पादन नहीं है, ये गुणन आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ आएगा आपका गुणन। एक गलत गलत छाप देते हैं, ये आएगा प्रोडक्ट, मतलब गुणनफल मेथड, गुणा वाला मेथड। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं हम? जिसमें हम क्या करते हैं कि
हम जो भी टाइम होता है उस टाइम में मल्टीप्लाई करते जाते हैं जितने दिन के लिए पैसा उसने लिया। जैसे 1 जनवरी को पैसा निकाला है, 1 जनवरी को 2,000 रुपए निकाले और हिसाब कब होना है, 31 दिसंबर को। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 12 महीने तक अपने पास पैसा रखेगा, तो 12 की मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसने 3,000 रुपए कब लिए, उसने अगर 1 मार्च को लिए हैं, ठीक है, तो कितने दिन रखेगा, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, 2 महीने हटा दीजिए, तो 10 महीने इनको रखेगा, तो 10 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरह से लास्ट में जो अमाउंट आता है उस पर हम 1 महीने का इंटरेस्ट लगा देते हैं। तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा ये एक्सप्लेनेशन है। देखिए मेरी मुझसे एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी हाइड हो जाती है, तो मैं यहाँ पर अपने कैमरे को बंद कर लेता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप चाहते हैं कि कैमरा खुला रहे, आपको कुछ इससे प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसी तरह से इसको रख लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरदायित्व लेखांकन का कार्य होता है यह सुनिश्चित करना कि यदि कोई चीज गलत है तो प्रबंध को दंडित किया जाए, या यह सुनिश्चित करना कि लागत किसी विशिष्ट प्रबंध की जिम्मेदारी बन जाए। व्यवसाय व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में लागतों का आवंटन करना, या किसी विभाग द्वारा वहन की जाने वाली लागतों को कम करना। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एम्स एम्स टू एम्स टू इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, एंश्योर दैट मैनेजर इज पनिश्ड इफ थिंग्स गो रॉन्ग, एंश्योर दैट कॉस्ट बिकम द रेस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिक मैनेजर ऑफ स्पेसिफिक मैनेजर, या ऑल allocate cost all areas the business, या reduce the cost of the department incurred। तो इसकी देखिए सही आंसर क्या होगा, इसका बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नियंत्रण प्रणाली में से एक जिम्मेदारी लेखांकन है। नियंत्रण की प्रणाली में से ही आता है, ये किस में है, कंट्रोल में से ही आता है। सिस्टम ऑफ कंट्रोल में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है। इसमें क्या होता है, यह संगठन के उद्देश्यों के आधार पर, संगठन के उद्देश्यों के आधार पर उपक्रम मतलब हमारी फर्म का अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करने से संबंधित होता है। किससे संबंधित होगा था, कि जिम्मेदारी तय की जाती है इसमें कि किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। इस प्रणाली के तहत उत्पाद की बजाय लागत को जिम्मेदार केंद्र के रूप में तय किया जाता है। यह माना जाता है कि जो मेन रोल प्ले करती है वो लागत ही प्ले करती है, लागत को ही जिम्मेदार माना जाता है। यह एक संगठन के विभाग प्रभागों के प्रदर्शन को मापने की एक विधि है। ये प्रदर्शन को मापती है, प्रदर्शन को मापने की विधि है। प्रत्येक कार्यकारी को उन गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए जो उनके नियंत्रण में है। जो भी कार्य करने वाला है उनके नियंत्रण में जो काम है उसके लिए उन्हें ही जिम्मेदार होना पड़ेगा। यह जिम्मेदारी लेखांकन के लिए आवश्यक है, ऐसी नीति नियोजन के लिए आवश्यक है, नियोजन के लिए भी आवश्यक है। ऐसी नीति नियोजन के लिए बहुत उपयोगी है और काफी प्रभावी ढंग से नियंत्रण भी करती है। तो ये नियंत्रण की ही, प्रभावी नियंत्रण करने के लिए एक विधि हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। पुस्तक पालन, पुस्तक पालन कार्य जहां समाप्त होता है वहां से लेखाक्रम का कार्य प्रारंभ होता है। जहां पर लेखाक्रम का कार्य समाप्त होता है वहां से कार्य प्रारंभ होता है। किसका कार्य प्रारंभ होता है, ठीक है, अंकेक्षण का, प्रमाणन का, स्टॉक का, क्रय का। वेयर द वर्क ऑफ बुक कीपिंग एंड्स द वर्क ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स, जहां बुक कीपिंग समाप्त हो जाता है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट्स हो जाता है, और जहां पर अकाउंटिंग खत्म हो जाता है वहां पर क्या शुरू होता है, वहां ऑडिटिंग होता है, सर्टिफिकेशन होता है, स्टॉक होता है, परचेज होता है। तो वहां होता है आपका ऑडिटिंग, अंकेक्षण वहां से चालू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय लेखा मानक बोर्ड की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वर्ष में ही पूछा था, तो जल्दी से बताइए। इसकी हुई थी 1977 में, 1977 में हुई थी, 1977 में। और इसी के आगे आईसीएआई की स्थापना कब हुई थी, उसकी हुई थी 1949 में। उसी के अंडर एएसबी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कार्य करता है, और ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी और आईएफआरएस को भी
शामिल करता है, एक्सेप्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, इसकी थोड़ी-सी और देख लो। तो ये हुई थी, ठीक है, ये मैंने बता दिया। आईएएस और आईएफआरएस दोनों को ध्यान रखता है अपने देश के रीति-रिवाज और कानून के अनुसार। दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तक-पालन की वह प्रणाली है जिसमें व्यक्तिक तथा अव्यक्तिक खाते द्वारा लेखा किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा किसने दी थी? विलियम पिकल्स के द्वारा, एम.जे. क्लर्क के द्वारा, आर.एन. कार्टर के द्वारा, ये इनमें से कोई नहीं। तो ये परिभाषा दी थी आपकी आर.एन. कार्टर ने, ठीक है? एन.आर. कार्टर ने ये परिभाषा दी थी। नेक्स्ट देखते हैं। अ ट्रेडर ट्रांसफर 20% ऑफ हिज प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉन्सेप्ट ही डज सो। ट्रेडर क्या कर रहा है? अपना जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से थोड़ा सा रिजर्व करके चलता है, 20% रिजर्व कर देता है ट्रांसफर। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म को फॉलो कर रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी को फॉलो कर रहा है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट को कर रहा है, या मनी मेजर कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है? तो वो फॉलो कर रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिविज्म या प्रूडेंस। इसको प्रूडेंस भी कहते हैं, रूढ़िवादिता की अवधारणा। इसमें क्या है? फ्यूचर में होने वाली संभावित हानि के लिए आप एंटिसिपेट कीजिए, बट प्रॉफिट के लिए मत कीजिए। तो यहाँ प्रोविजन फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम के लिए ही बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखांकन नियम, प्रविधियों या पद्धतियों एक समान अपनाई जानी चाहिए और उन्हें प्रतिवर्ष बदलना नहीं चाहिए। इसे निम्नलिखित लेखांकन प्रथा कहते हैं। कौन सी प्रथा है? सुसंगति, संपूर्ण प्रकटीकरण, रूढ़िवादिता, चालू संस्था, कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म या गोइंग कंसर्न। तो ये सही होगा कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी कहती है कि एक आपने जो लेखा विधि यूज की है इस साल, नेक्स्ट ईयर भी आपको वही यूज करते जाना है, ताकि ताकि क्या होगा? उससे उससे ये होगा कि आपकी कंपेयर करने में आसानी होगी और समझने भी आसानी होगी। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? तो बेचे गए माल की लागत कौन सी सही नहीं है? देखिए, बेचे गए माल की लागत क्या होगी? तो बेचे गए माल की लागत या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हो सकता है? इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बेचे गए माल की लागत। तो इसमें क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आप देख लीजिए कौन सा सही है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ इक्वल टू नहीं है, इधर आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस परचेज, परचेज भी उधर जाकर माइनस हो जाएगा और ओपनिंग स्टॉक यहीं रह जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए ही आपका सही है। आगे भी चेक कर लीजिए। परचेज, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस हो रहा है, परचेज में नहीं। हाँ, ठीक है। उसके बाद क्या है? माइनस क्लोजिंग, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इधर आकर माइनस हो रहा है। तो ये भी तो क्लोजिंग स्टॉक भी तो उधर उधर जाकर माइनस होना चाहिए। बस आपका ऑप्शन ए ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सकल लाभ या हानि की राशि क्या होगी? जब विक्रय की लागत 79 रुपये है और विक्रय 110 है और क्रय आपका 30,000 है। यहाँ पूछा है सकल लाभ या हानि क्या होगी? तो देखिए, सकल लाभ या हानि हम लाभ मानकर चलते हैं, तो क्या होगा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा। अब यहाँ सकल हानि की राशि पूछा है, तो विक्रय क्या दिया हुआ है यहाँ पर? विक्रय दिया हुआ है आपको 79,000 माइनस विक्रय की लागत 79,000 है। विक्रय की लागत 79,000 दी हुई है। विक्रय की लागत, इसको एक बार मैं दोबारा सही कर लेता हूँ। सेल्स कितना दिया हुआ है? विक्रय 1,10,000 और क्रय आपका 1,30,000। तो ये हो जाएगा आपका 1,10,000 माइनस 79,000। ठीक। तो 1,10,000। अब आप कहेंगे आप किराया क्यों नहीं लिया? क्योंकि किराया तो ऑलरेडी
इंक्लूड हो गया कॉस्ट में। कॉस्ट में किराया भी आ जाता है, कॉस्ट में क्या आ जाता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आ जाता है। ठीक है, तो ये तो सब इसमें आ गया पहले से ही। अच्छा, मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था, क्या वहां पर ये माइनस में ही लिखा था, प्लस में लिखा था, एक बार चेक कर लेते हैं। अभी जो क्वेश्चन पूछा था ये रहा। अच्छा, यहाँ पर तो ये मुझे माइनस क्लोजिंग स्टॉक करना था, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस में, तो आंसर ये कहाँ आएगा, फिर आंसर ये चेंज हो जाएगा आपका, ये गलत था, ये गलत हो गया था, इसको सही कर लेते हैं। एक बार इसको सही कर लेते हैं। इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे इसको। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इजिकल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, और अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हो तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है। तो इसको अकॉर्डिंग देखेंगे, तो यहाँ पर बेचे गए माल की लागत, अब चेक करेंगे अपना आंसर। पहला बेचे गए, तो यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, अपनी जगह इधर ही है, माइनस आ गया क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक तो इधर प्लस होना चाहिए, यहाँ पर ये माइनस हो रहा है। और इधर माइनस परचेज, चलो माइनस परचेज भी इधर सही है, ये तो सही है, तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा चेक करते हैं। परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक, परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये भी ठीक है, और इधर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दूसरी तरफ जाना चाहिए, ये भी नहीं सही, माइनस का है क्लोजिंग स्टॉक। अगर यहाँ हम क्या है, परचेज ओपनिंग स्टॉक, और माइनस इधर ले आते हैं क्लोजिंग स्टॉक, परचेज को यहीं रखते हैं, इसको इधर ले आते हैं, फिर हाँ, इसको आप उधर भेजेंगे क्लोजिंग स्टॉक को, तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। देखिए, ये तो अपनी जगह है ही, ये तो ओपनिंग स्टॉक है और प्लस परचेज, ये तो अपनी जगह है ही। कॉस्ट को इधर ले आते हैं तो माइनस कॉस्ट हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और इधर जो ये है माइनस का, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए यहाँ सही है, प्लस का क्लोजिंग स्टॉक, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा आपका बी। तो आप इसको बी कर लीजिए, सही आंसर आपका बी होगा। आगे चलते हैं, कहाँ पर थे हम बात कर रहे थे, हाँ, उसकी बात हो रही थी यहाँ पर, यस, यहाँ बात हो रही थी। तो यहाँ केवल कंफ्यूज के करने के लिए ये 30 किराया दिया था, क्योंकि ये तो गुड्स कॉस्ट में पहले ही इंक्लूड हो जाता है। तो अब कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 21 वो, और 31, तो 31 क्या आ जाएगा आपका, प्रॉफिट आ जाएगा 31,000, यहाँ प्रॉफिट आपको हुआ है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं। शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या है, शॉर्ट वर्किंग मीन्स क्या होता है, रॉयल्टी से न्यूनतम किराया की अधिकता, न्यूनतम किराए से रॉयल्टी की अधिकता, रॉयल्टी से अधिशेष या न्यूनतम किराए से वास्तविक किराए की अधिकता, एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर द रॉयल्टी, या एक्सेस ऑफ रॉयल्टी ओवर द मिनिमम रेंट, या सरप्लस ऑफ रॉयल्टी, या एक्सेस ऑफ आपका रॉयल्टी। तो यहाँ कह रहे हैं एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर द रॉयल्टी। देखिए, जो आपका मिनिमम रेंट होता है, यदि वो ज्यादा हो जाता है, यदि वो ज्यादा हो जाता है किससे, रॉयल्टी से, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग, काम कम हुआ है, क्योंकि रॉयल्टी से ज्यादा क्या होगा, न्यूनतम किराया, और जबकि आपको इतना उत्पादन करना चाहिए था ताकि आपकी रॉयल्टी ज्यादा आए। तो ये आपको याद रखना है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये दिया हुआ है, शॉर्ट वर्किंग न्यूनतम किराया माइनस रॉयल्टी। तो रॉयल्टी, किराए की रॉयल्टी से अधिक राशि, ये आपको एक्सप्लेनेशन है, इसको आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं। विंडो ड्रेसिंग निम्नलिखित में से कारणों से निषेध है। विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन की वजह से, या कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर की,
या कंजर्वेशन ऑफ मटेरियलिटी या एरर ऑफ बुक? तो सही आंसर होगा कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, प्रकटीकरण के सम्मेलन। तो इससे विंडो ड्रेसिंग जो है निषेध है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि कोई भी पूर्ण प्रकटीकरण हो कि हर इंफॉर्मेशन जो भी बिजनेस से रिलेटेड है उसको प्रकट की जाए, उसको डिस्क्लोज की जाए। जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं आप, उसमें कुछ छुपाया छिपाया ना जाए। सभी को आपको दिखाना है, कुछ छिपाना नहीं है। लेकिन विंडो ड्रेसिंग में क्या होता है कि आपका ट्रांजैक्शन होता क्या है और दिखाया क्या जाता है। तो वो निषेध की गई है कौन से प्रिंसिपल से? कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर से। ये कहता है कि पूर्ण प्रकटीकरण होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय है? शेयर वारंट, शेयर प्रमाण पत्र, डिबेंचर या सावधि रसीद? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली ट्रांसफरेबल? तो किसको ट्रांसफर कर सकते हैं आप? शेयर वारंट को, शेयर सर्टिफिकेट को, डिबेंचर को या टर्म डिपॉजिट को? तो सही आंसर होगा आपका ए, शेयर वारंट को आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। शेयर वारंट अगर आप उसको सुपुर्द कर देते हैं, दूसरे को दे देते हैं, तो ही हस्तांतरण ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके कोई अगर लेकिन अगर कोई इसके बारे में प्रावधान नहीं है तो, इसको करने से मना नहीं किया गया है तो, कोई भी शेयर धारक अपना शेयर प्रमाण पत्र कंपनी के पास जमा करके शेयर वारंट प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। अपने निहित अधिकार के तहत कोई भागीदार, अ पार्टनर अंडर हिज implied authority can enter into partnership with the other on the behalf of the firm, submit a dispute rating to the business of the firm for arbitration, defend any suit filed against the firm, withdraw any suit or proceeding filed on the behalf of the firm। अपने हित अधिकार के लिए, a partner under his implied authority। तो सही आंसर होगा आपका सी। तो ये केस फाइल कर सकता है फर्म के खिलाफ निहित अधिकार में, कोई भी पार्टनर्स। आगे देखते हैं। शेयर के निर्गमन पर प्रीमियम का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? कंपनी लॉ बोर्ड के, सरकार के, या जारीकर्ता के, या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के? तो ये इशू जो कंपनी होती है वही इसको सिक्योरिटी प्रीमियम कितना लेना है वही इस पर बताती है। आगे बढ़ते हैं। जब शुद्ध लाभ 2,25,000 रुपये है, कर 25,000 है और शुद्ध मूल्य 10 लाख रुपए है, तो शेयर धारक की वापसी की दर क्या होगी? नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 2,25,000, टैक्सेस है 25,000 और आपका नेट वर्थ है आपकी 10 लाख, तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी? तो यहाँ पर आपको देखिए जो दिया हुआ उसको ध्यान से देखो। यहाँ आपको शुद्ध लाभ दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब टैक्स देने के बाद। तो आपको टैक्स का कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल क्या निकालना है? रेट आर ओ आई निकालना, रेट सॉरी आर ओ एस निकालना है। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर या इन्वेस्टमेंट एक ही बात है। आरओआई निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे आप? आपका फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा आपका नेट प्रॉफिट अपॉन अपॉन नेटवर्थ इंटू 100। तो यहाँ पर देखते हैं कितना है? 2,25,000 तो आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इंटू 100 और अपॉन में आपका दिया हुआ है 10 लाख, 10 लाख। 3 जीरो और ये जीरो से कट जाएंगे, ये जीरो 5 जीरो, ये होगी 3 और यहाँ 5 6 जीरो है, तो ये 10 एक जीरो आ गया। इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 22.5%। आंसर आपका पहला सही होगा। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राप्तियां राजस्व प्रकृति की हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू नेचर? रेवेन्यू नेचर की रिसीट कौन सी है? रेवेन्यू नेचर मतलब आप गुड्स या सर्विस को बेचकर जो आपको रिसीट होती है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। निवेश की बिक्री से प्राप्त राशि, निवेश पर प्राप्त लाभांश, बैंक से उधार ली गई राशि, या सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए नगर निगम से प्राप्त मुआवजा। अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, या अमाउंट बोरो फ्रॉम अ बैंक, या
compensation received from the municipal corporation for acquisition of land and construction road. तो ये होगा amount of realized for the dividend received or investment या amount realized from the sale of investment. देखिए ये होगा आपका dividend received on investment. ये राजस्व प्राप्ति होगी कि जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है उस पे जो आपको बार बार इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है। तो आंसर आपका बी सही होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक बार बेच दिए ये नहीं होगा, बोरो किया बैंक से ये भी कैपिटल होगा। रेवेन्यू रिसीट क्या होगा आपका, बी होगा। ठीक है, डिविडेंड मिल रहा है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि पारस्परिक संबंधों का वह नेटवर्क जो पारस्परिक संबंधों का वह नेटवर्क जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ने पर उत्पन्न होता है एक अनौपचारिक संगठन है, तो पता लगाएं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक संगठन नहीं है। If the network of interpersonal relationship that arise when people associate with each other of an information organization, then find out which of the following is not an informal organization. Machine shop group, consumer group, sixth floor group और फ्राइडे इवनिंग बाउलिंग गैंग। सही आंसर होगा कंज्यूमर ग्रुप, ग्राहकों का समूह एक दूसरे से जुड़ने पर उत्पन्न होता है। और अनौपचारिक ये संगठन है। अनौपचारिक जो मतलब जो ऑफिशियली बनाया नहीं गया है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन किया और उसमें ऑर्गेनाइजेशन तो हो गया औपचारिक समूह, और उसमें जो एम्प्लॉई हैं वो उनमें से कुछ एम्प्लॉई क्या हैं, चाय पर या लंच ब्रेक पर मिलते हैं और मिलकर अपना एक ग्रुप का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, तो वो अनौपचारिक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये सबसे ज्यादा भयानक होता है क्योंकि इसमें र्यूमर सबसे ज्यादा फैलती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए के बारे में सही नहीं है। 2015 में आए भूकंप के बाद आईडीए ने नेपाल के पुनः निर्माण और पुनः प्राप्ति में मदद की। आईडीए 2016 में सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला बहुपक्षीय विकास बैंक के रूप में रैंक करता है। आईडीए आईडीआरडी का एक सदस्य बैंक है। भारत ने आईडीए से अधिक अंतर्राष्ट्रीय ऋण प्राप्त किया है। तो सही आंसर केवल एक ही होगा। जो गलत है वो यही होगा बस कि भारत ने इससे अधिक ऋण प्राप्त नहीं किया है, बाकी सभी बातें सही हैं, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे लोकतांत्रिक रूप है? लाइन लाइन और कर्मचारी, कार्यात्मक और समिति। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये होगा सही आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, स्वतंत्र होते हैं सभी कर्मचारी, वो आपस में विचार विमर्श करके और जब कार्य को करते हैं। ये इसके बारे में है। नेक्स्ट, ग्रेप वाइन एक प्रकार का है अनौपचारिक संचार, क्षेत्रीय संचार, ऊर्ध्वाधर या औपचारिक संचार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन इसका क्या है, अनौपचारिक संचार में आता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। इसका मुझे ये बताइए ग्रेप वाइन ये किसने दिया है? तो इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी ग्रेप वाइन संचार की। ये हुई थी जब अमेरिका का गृह युद्ध हुआ था तब। ठीक है, ये इसका अमेरिका का गृह युद्ध के समय। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन प्रत्याशा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी टर्म इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पॉवर्टी, इनकम और एज। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका, तो ये होता है एक मनुष्य कितने समय तक जी सकता है, कितने ईयर तक जी सकता है। ठीक है, जी सकता है मतलब उसकी एज कितनी है, और जब एज की बात आती है तो आंसर आपका डी करेक्ट हो जाता है। और ये जो मानी जाती है, कितनी मानी जाती है, 70 ईयर के करीब मानी जाती है इंडिया में।
तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन किसका है? रॉबिन्स का, या ग्रेशम नहीं, ये ग्रेशम है, ग्रेशम का, के मेहता का, या माल्थस का? तो यह जो दिया है ये ग्रेशम थे, ग्रेशम ने दिया था। ग्रेशम ने कहा था कि अक्सर क्या हुआ, ग्रेशम जो इंग्लैंड की महारानी थी, उसने नई मनी इशू की, लेकिन क्या हुआ, जो नए नोट थे वो अचानक चलन से बाहर हो गए। और वहां पर उन्होंने देखा कि ये नए नोट आखिर कहाँ जा रहे हैं और पुराने नोट ज्यादा आ गए। तो उन्होंने अपने जो अर्थशास्त्री थे उन्हें बुलाया ग्रेशम को और उनसे कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने ये बताया कि जो नई मुद्रा होती है वो पुरानी मुद्रा नई मुद्रा को चलन के बाहर कर देती है, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आपके पास दो नोट है और आप मार्केट में जाते हैं, एक नोट पुराना है बेकार और एक बिल्कुल नया अच्छा नोट है, तो आप कौन सा देना पसंद करेंगे? पहले आप जो देना पसंद करेंगे बेकार वाला देना पसंद करेंगे, अच्छे को अपने पास रखना पसंद करेंगे। तो ये किसने कहा था? ग्रेशम ने कहा था, ग्रेशम ने समझाया था महारानी को। तो ये हो गया आपका थॉमस ग्रेशम, इनका नाम था। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की बात हो रही है, उसी के आर्थिक सलाहकार थे, उन्होंने ही यह बात कही थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 संख्याओं का माध्य 15 पाया गया। यदि दो संख्याएं 18 और 12 निकाल दी जाए तो शेष का माध्य क्या होगा? 15 संख्याओं का माध्य 15 है। यदि दो संख्याएं निकाल देनी है तो देखिए 15 अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, अब यहां पर दी हुई है आपकी अर्थमेटिक मीन, खुद ही दे दिया कि ये कितना है 15 इजिकल टू, टोटल कितना है पता नहीं। उसके बाद कितनी संख्याएं हैं वो भी दिया हुआ है, संख्याएं हैं 15। देखिए टोटल आपको इससे पता चल जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स 15 × 15, 15 × 15 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 225। ठीक है, अब आपका ये जो सिग्मा एक्स आ रहा है टोटल 225, इसमें से आपको क्या करना है, दो संख्या हटा देनी है, 18 और 12। 18 12 मतलब 30, तो 30 इसमें से निकाल दी जाए। तो अब इसमें से 30 कम कर देते हैं, 30 कम कर देते हैं, तो टोटल कितना बचेगा? जो नया टोटल होगा, नया टोटल होगा आपका 195। 25 तो ये कम हो गए, 200 बचे, 5 कम और कर देते हैं तो 195। अब देखते हैं संख्याएं कितनी बची। अब संख्या होगी 13। अब अर्थमेटिक मीन क्या होगा? अर्थमेटिक मीन अब होगा जो टोटल है कितना है 195। इसको किससे डिवाइड करना है? इसको डिवाइड करना है आपको, कितनी संख्याएं बची है? पहले 15 संख्या थी, अब बची 13, तो 13 से डिवाइड कर देते हैं, 13 एकन 13। ठीक है, तो 13 एकन 13, बचे कितने 6, और 5 उतार लिए 65, 13 पंजे 65। इसका मतलब अर्थमेटिक मीन क्या आएगा करेक्ट? 15 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। अब आप मुझे कमेंट में बताइए, ये मैंने 25 क्वेश्चन कराए हैं, आपके कितने करेक्ट आए हैं? तो दूसरा, अगर आपको सफलता चाहिए तो एक भी मॉक टेस्ट स्किप मत कीजिए। और दूसरा ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें यदि फर्स्ट टाइम आए हुए हैं। जल्दी ही मैं आपकी रिवीजन क्लास भी इसी के साथ साथ शुरू कराऊंगा, मॉक टेस्ट के साथ साथ। मिलते हैं नई क्लास में। लगे रहिए, मेहनत से सफलता इस बार निश्चित है। टेक केयर, बाय बाय।